नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव और एबीपी न्यूज की टीम आज पहुंच चुकी है चंडीगढ़। शिखर सम्मेलन का ये मंच सज चुका है। आज दिन भर तमाम बड़े नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी रहेगा, सवालों का दौर भी चलता रहेगा। आम आदमी पार्टी से खास तौर पर बातचीत होगी। 4-4.5 महीने पहले सरकार आम आदमी ने बनाई, क्या कुछ बदल पाए वो पंजाब में? जो भारी बहुमत उन्होंने पाया था, क्या अभी तक वो प्यार लोगों का बरकरार है या मोहभंग होने लगा है? तो तमाम सवालों से होगा आज सामना इन नेताओं का इस शिखर सम्मेलन के मंच पर। तो मैं सबसे पहले मेहमान का स्वागत करना चाहूंगी। मैं बुलाना चाहूंगी आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को। जोरदार तालियां बजाएं राघव चड्ढा के लिए, सबसे युवा सांसद जो राज्यसभा पहुंच चुके हैं और पंजाब से ही राज्यसभा पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी का बड़ा तोहफा राघव चड्ढा का इस मंच पर। सबसे पहले मेहमान है आज आप शिखर सम्मेलन में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मैं आपको सुपर सीएम कहूं, एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन कहूं, राज्यसभा का सांसद कहूं, कैसे पुकारूं और कैसे समझूं? आप मुझे राघव पुकारिए, राघव कहिए, मेरी एक ही आइडेंटिटी है। और एक बहुत बेहतरीन मौका पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिया। मुझे ये खुशी है कि मेरी पार्टी ने, पंजाब के लोगों ने और मेरे मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं पंजाब की नुमाइंदगी राज्यसभा में कर सकूं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उस किरदार में, जो उम्मीदों और जिस विश्वास के साथ पंजाब के लोगों ने, 3 करोड़ आवाम ने और मेरे मुख्यमंत्री मान साहब ने मुझे भेजा है, मैं उस पर खरा उतरूं। और जहां जहां मेरी सलाह की आवश्यकता पड़ेगी मैं अपनी सलाह भी देता रहूंगा। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि ये सबसे युवा सांसद हैं जो राज्यसभा पहुंच चुके हैं। पहला मौका, मॉनसून सत्र, राघव चड्ढा भी बहुत एक्साइटेड होंगे। संसद में बड़े बड़े जिसे कहा जाए दिग्गजों के बीच में पहुंच रहे हैं। कौन सा ऐसा मुद्दा था जो आपने उठाया राज्यसभा में? देखिए, 2 चीजें हैं। पहले तो बड़ा दुख हुआ ये देखकर कि पिछले 10 दिन से 5 दिन पिछले हफ्ते के, 5 दिन इस हफ्ते के, सदन चला ही नहीं। एक भी दिन, एक भी घंटा सदन नहीं चला। किसी भी सांसद को मौका नहीं मिला मुद्दा उठाने का। लेकिन मैंने पुरजोर तरीके से पंजाब की किसानी का मुद्दा उठाया, जिसमें सबसे मजबूत, सबसे जरूरी, सबसे अहम मुद्दा था जो एमएसपी कमेटी का गठन सरकार ने किया। नवंबर के महीने में जब किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त किया तो प्रधानमंत्री जी की उस अनाउंसमेंट, उस घोषणा के आधार पे किया था कि एक एमएसपी का कानून बनेगा। उस कानून को बनाने के लिए कमेटी बनेगी और इसलिए अब सारे किसान अपने अपने घर लौटें, 3 काले कानून खारिज होंगे। दुख की बात यह है कि एमएसपी कमेटी जो बनाई गई वो किसानों के साथ एक धोखा था। आपको जान के अचंभा होगा कि उस कमेटी के अंदर सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े लोग, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भरे गए हैं। सरकार के पिट्ठू, सरकार के चमचे भरे गए हैं। दूसरी चीज, ये कमेटी उस शख्स की अध्यक्षता में बनी है जिस शख्स ने ये 3 काले कानून लिखे थे और रोजाना उस कानून की वकालत करते थे। और साथ ही साथ कई राज्यों के इन्होंने सरकार के अफसरों को उसमें शामिल किया, भाजपा शासित राज्यों के। लेकिन पंजाब, जो देश के किसान का, जो देश की आवाम का पेट भरता है, पंजाब जहां जब भी कोई आपदा आती है, सूखा पड़ता है, कोई समस्या आती है, भारत की फूड सिक्योरिटी पे प्रहार होता है, तो सब लोग पंजाब की ओर देखते हैं। उस फूड बोल ऑफ इंडिया कहे जाने वाले पंजाब या पंजाब सरकार को कोई जगह इस समिति में नहीं दी गई। उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई और कहा कि इस एमएसपी कमेटी को वापस लिया जाए। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार आम आदमी की आवाज को सुनेगी और बहुत जल्द एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के एजेंडे वाली कमेटी बनाएगी, ना कि इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठुओं और समर्थकों की समिति। तो पंजाब चुनाव में बड़ी भूमिका राघव चड्ढा ने निभाई। किसानों को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि एमएसपी को लेकर राघव चड्ढा इस तरह की बात कह रहे हैं। लेकिन संसद अगर नहीं चल पा रही है तो कौन जिम्मेदार है? मच्छरदानी लगा के तो आपके भी संजय सिंह जी सो रहे हैं बाहर। ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं निष्पक्ष तौर पे कह रहा हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता रखता हूं जो विपक्ष में है।
एक इंडिपेंडेंट स्पेक्टेटर की तरह सीट नंबर 188 राज्यसभा में बैठकर मैं जब देखता हूं मेरे आसपास क्या हो रहा है, तो एक ही मेरा निष्कर्ष निकलता है, और वो है कि सरकार सदन नहीं चलाना चाहती। सरकार के हाथ में होता है। समुच विपक्ष एक चीज की मांग कर रहा है कि बहस करा लीजिए, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, बहस करा लीजिए। 10 दिन हो गए, सरकार ने एक दिन भी बहस नहीं कराई। अगर बहस की बात मान जाते शोभना जी, तो बहस आधे दिन की होती, 9.5 दिन बच जाते। सरकार ने बहस नहीं कराई। और मुझे याद आता है, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी दिग्गज नेता रहे और बहुत बड़े बड़े अपने किरदार में उन्होंने भारत की संसद में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। वो कहा करते थे कि विपक्ष का अधिकार है प्रोटेस्ट करना, विपक्ष की ये जिम्मेदारी है कि सरकार अगर आम आदमी के कानों के आवाज को, सरकार का कान नहीं सुन पा रही है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के कानों तक आम आदमी की आवाज पहुंचाई जाए। एक दिन सत्ता पक्ष के ऊपर जरूर आरोप है कि द्रौपदी मुर्मू के अपमान की जब बात आई, तब सत्ता पक्ष ने जरूर हो हल्ला हंगामा, या आप कह सकते हैं कि स्थगित हुआ उस मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले तो विपक्ष ही हंगामा कर रहा है, विपक्ष वेल में पहुंच जा रहा है, स्पीकर के ऊपर आप कागज उछाल दे रहे हैं। तो एक अनुशासनहीनता तो विपक्ष में ज्यादा दिखाई दे रहा है। देखिए विपक्ष क्या कह रहा है। विपक्ष कह रहा है कि हम रूल 267 में नोटिस देते हैं कि हमारे मुद्दे पे बहस कराई जाए। पिछले 6 सालों में एक बार भी रूल 267 के तहत बहस नहीं कराई गई। विपक्ष कह रहा है कि प्राइस राइज, महंगाई आज चरम पर है। डॉलर कहां पहुंच गया रुपए के सामने, रुपया कहां पहुंच गया डॉलर के सामने, पेट्रोल की कीमतें क्या हो गई, डीजल की कीमतें क्या हो गई, इस पे बहस तो करा लीजिए। लेकिन ठीक है, बहस तो संसद में होनी और होनी चाहिए, मैं सहमत हूं आपसे, लेकिन सड़कों पे तो उतरिए ना। देखिए ये लड़ाई सिर्फ ट्वीट कर या मीडिया में आके बाइट देकर ही क्या विपक्ष अपनी लड़ाई लड़ेगा? जब विपक्ष के साथियों को सस्पेंड किया गया तो विपक्ष के साथी सड़क पर आ गए, पूरी रात सड़क पर सोए और विरोध दर्ज कराया। और मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर सरकार आम आदमी के मुद्दों पर बहस नहीं कराएगी तो किस पर कराएगी? मैं ये समझ सकता हूं कि एक भारत की महामहिम राष्ट्रपति के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना सही नहीं था, गलत था। अब उनसे जानबूझकर उन्होंने कहा कि गलती से कहा, वो एक अलग बहस का विषय, लेकिन गलत हुआ। लेकिन क्या वही एक विषय आज भारत देश के सामने है? क्या महंगाई, बेरोजगारी और ये सारे विषय गौण हो गए हैं? सिर्फ एक ही विषय बचा है जिसपे सदन नहीं चलेगा, बीजेपी हंगामा करेगी। देखिए बीजेपी हर रोज सुबह क्या करती है, आपको हम भी सीखते हैं। भाजपा हर रोज सुबह एक शिगुफा छोड़ देती है, सारे विपक्ष के नेता उसको लपकने के लिए पहुंच जाते हैं, और एजेंडा सिर्फ बीजेपी चलाती है और कोई पार्टी एजेंडा नहीं चलाती। तो ये जो रोज बिस्किट फेंका जाता है विपक्ष के सामने, विपक्ष उसमें फंस के रह जाता है। विपक्ष को अपने मुद्दे पे खड़े रहना चाहिए कि हम तो महंगाई पे ही बहस करेंगे, तुम रोज जितने मर्जी बिस्किट फेंको, कभी अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की एक सूची निकाल के उस पर पूरा दिन बहस कराएंगे। किसी दिन कोई, ये पहली बार नहीं हुआ, इस तरीके के शब्द की सूची पहले भी आती रही है। इस पर विपक्ष क्यों इतना रिएक्ट कर रहा है? देखिए ये तो सत्ता में कोई भी रहा हो, इस तरीके की क्या भाषा, क्या शब्द संसद में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इस पर चर्चा चलती रहती है। इस बार जो ये बैन होते हैं शब्द, इस बार जो असंसदीय शब्दों की सूची जारी करी गई, उसमें सिर्फ वही शब्द शामिल किए गए जो इस सरकार को परिभाषित करते हैं। ऐसा लगता है कि सरकार बखूबी जानती है कि सरकार में क्या क्या खूबियां हैं। जहां आंदोलनजीवी शब्द को असंसदीय नहीं माना जाता, लेकिन जुमला जीवी को असंसदीय माना जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा सामने आती है। ये कोई असंसदीय शब्दों की सूची नहीं थी, ये विपक्ष के लिए गैग ऑर्डर था। जिस प्रकार के गैग ऑर्डर भाजपा निकालती रहती है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि ये असंसदीय शब्दों की सूची भी कोई देश का मुद्दा नहीं है। देश के आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है? देश का आम आदमी कहता है भाई हमें बिजली दो, पानी दो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दो, फ्री में दो। आऊंगी उस पे आऊंगी उस पे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि भाई संजय सिंह सो रहे थे मच्छरदानी में, वो सस्पेंड हो गए, राघव चड्ढा कैसे बच गए? नहीं मुझे और मच्छरदानी में जब वो सो रहे थे रात में संसद में गांधी मूर्ति के नीचे, तो क्या खाना वाना लेकर आप गए या नहीं? मैंने शाम में उन तक पंजाब की मीठी और नमकीन लस्सी पहुंचाई थी। अच्छा। उनके साथ बैठ के मैं लस्सी पी थी। लेकिन
देखिए, ये दुर्भाग्य है आज भारत की संसदीय प्रणाली का कि आज अगर विपक्ष के नेता बहस की मांग करते हैं तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है। अगर इस प्रकार से ही संसद चलेगा तो मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख है कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट इज डेड। भारत का संसद एक प्रकार से समाप्ति की ओर अग्रसर है, और अगर संसद में बैठे सांसद जो करोड़ों लोगों के जनप्रतिनिधि बनकर पहुंचते हैं, अगर उन्हीं की आवाज नहीं सुनी जाएगी, मुद्दे गौण कर दिए जाएंगे, तो फिर संसद भी क्यों चलाना। खाना पूर्ति हो रही है संसद में। और इसका एक और कारण भी है जो अभी तक शायद ये बहुत बड़ी बात है, और ये बड़ी बात कह रहे हैं, खाना पूर्ति हो रही है संसद में। और एक युवा सांसद आज शिखर सम्मेलन के इस मंच से ये आवाज उठा रहा है कि संसद में जो सकारात्मक मुद्दे हैं विपक्ष के हिसाब से, उन पर चर्चा नहीं हो रही है, खाना पूर्ति हो रही है। आप ये कह रहे हैं राघव? बिल्कुल यही हो रहा है, और इसका एक और कारण भी है। उसका एक और कारण ये है कि जो सुबह लिस्ट ऑफ बिजनेस जारी होता है उसमें यह नजर आता है कि शायद सरकार के पास लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं है। सदन के अंदर कानून प्रस्तुत करके उस पर बहस कराना, उसे पास करने के लिए इनके पास कानून ही नहीं है, बिल्स नहीं बनाए हुए। तो रोज एक एक दिन करके दिन काटे जा रहे हैं। आखिरी के 3 दिन में सदन चलाकर ये वाहवाही, और जो बिल्स बनाते हैं उस पर जनता सड़कों पर उतर आती है और आप लोग हमलावर हो जाते हैं। आगे बढ़ना जनता चर्चा मांगती है। अब देखिए, अब आप अपने इसका जिक्र किया तो 10 सेकंड दीजिएगा। किसानों के कथातथित हित के लिए कानून बनाए गए, किसानों से नहीं पूछा गया। इनको लगा किसानों के हित के कानून है, वापस लेने पड़े। अग्निवीर नाम की योजना बनाई गई फौज में भर्ती करने के लिए, जो भर्ती चाहते हैं उनसे नहीं पूछा गया। आज कितना विरोध हो रहा है। तो जिस शख्स के लिए ये काम करते हैं कथातथित तौर पे, उसे तो उसका लाभ पहुंचता नहीं है, इन्हीं को सारे लाभ नजर आते हैं। मैं बताना चाहती हूँ, चर्चा हो तो ऐसी गलतियां नहीं होंगी। बहुत विरोध कुछ युवकों ने भी किया, आप विपक्षी दल भी उतरे सड़कों पर, लेकिन आवेदन जब भरे गए तो लाखों की संख्या में आए। ये आवेदन इस प्रकार की अग्निपथ की स्कीम के लिए भी अगर आ रहे हैं तो ये देश के बेरोजगारी का आलम दर्शाता है। ठीक है। ये अग्निवीर की सफलता नहीं है, ये अग्निपथ की सफलता नहीं है। ये भारत देश की जो सरकार है उसके मुंह पे एक तमाचा है कि आप देखिए कि देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है, कि इस इतनी विरोध के बाद भी युवा मजबूर है इसमें अपना आवेदन देकर इसमें भर्ती होने के लिए। और अग्निवीर, बस मैं एक ही उस पे चीज कहूंगा कि वो देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ है और भारत देश के युवाओं के भविष्य से भी खिलवाड़। बेरोजगारी सच्चाई है। मैं दिल्ली सरकार का आंकड़ा भी रखूंगी कि कितनी नौकरियों का वादा किया गया था और कितनी नौकरियां मिली हैं, लेकिन क्योंकि पंजाब में मैं इस समय मौजूद हूं और राघव चड्ढा पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं संसद में, 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। क्या बदला पंजाब में? अगर मैं कहूं कि आप पॉइंटर फॉर्म में मुझे बता दीजिए। मैं पूरे पॉइंटर फॉर्म लाया हूं, मैं एक एक करके आपको बता दूंगा। पूरा शिखर सम्मेलन इसी में मत निकाल दीजिएगा। देखिए, पहली चीज तो यह है कि पंजाब के अंदर एक ईमानदार सरकार आई और भ्रष्टाचार जो दीमक की तरह पंजाब को खा रहा था उस पर लगाम लगाई गई। सबसे पहले हमने एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन लॉन्च करी, जिसमें 55 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई, दर्जनों FIR दर्ज हुई, और आज पेटी करप्शन जो निचले स्तर का जो भ्रष्टाचार होता है उसकी रोकथाम हुई है, वो समाप्त हुआ है। इसके साथ साथ एक इतना बड़ा मैसेज सरकार ने दिया अपने ही एक मंत्री को, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के जिनके सबूत विपक्ष के पास नहीं आए, मीडिया के पास नहीं आए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब के पास आए और मान साहब ने 1 मिनट नहीं लगाया, उस मंत्री को बर्खास्त किया, जेल में भेजा। साफ है मैसेज साफ है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी बड़ी चीज, 300 यूनिट मुफ्त बिजली पंजाब के हर परिवार को हर महीने 1 जुलाई 2022 से मिलने लग जाएगी। लोग कहा करते थे पंजाब का तो खजाना खाली है, कहां से ये लोग दे पाएंगे। आम आदमी पार्टी का वादा था, केजरीवाल की पहली गारंटी थी, हमने वो वादा पूरा किया। ठीक है। 75 मोहल्ला क्लिनिक, हमारे जो फ्लैगशिप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होता है, जिसके अंदर छोटा इलाज, छोटे ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिसके लिए आपको मीलों दूर किसी बड़े अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। अब वो आपके पिंडों तक, आपके जिलों तक, आपके हलकों तक पहुंचेगा। और 75 मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत 15 अगस्त को भारत देश की 75वीं आजादी दिवस पे सोच समझ कर दावा कीजिएगा, क्योंकि अब आपके बाद विपक्ष के नेता भी इसी मंच पर, इसी कुर्सी पर बैठेंगे। बिल्कुल आए, मैं ये जो दावे आप इस समय कर रहे हैं उनको परखा जाएगा, उनको नापा तोला जाएगा। 100% किया जाए। शिक्षा माफिया पे लगाम लगाई गई, शिक्षा माफिया पे लगाम लगाई गई और कहा गया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी से फीस नहीं बढ़ाएगा, उनकी फीस पे रोक लगाई गई। और कहा जाता था यहां से यूनिफॉर्म खरीदो, यहां से किताबें खरीदो, उस पे रोक लगाई गई। उसके बाद
लॉ एंड ऑर्डर जिसपे काफी सवालिया निशान विपक्ष भी खड़ा करता है। आज अगर पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब थी जब हमारी सरकार बनी, तो ये कोई भगवंत मान अरविंद केजरीवाल या राघव चड्ढा ने तो खराब करी नहीं। हमने ये चीजें इनहेरिट करी हैं, ये विरासत में हमें ये सारी सरकारें, सारी पार्टियां देकर गई हैं। ये जो गैंगस्टर घूमते हैं आए दिन पंजाब में, ये कोई भगवंत मान अरविंद केजरीवाल राघव चड्ढा तो अपने साथ लाए आप नहीं। इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, खुलेआम सिद्धू मूसेवाला को गोली मार दी मैं उस पे आ रहा हूं, आप कातिलों तक इतने लंबे इंतजार के बाद पहुंच पाते हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी कानून व्यवस्था एकदम परफेक्ट। मैं उस पे आ रहा हूं। कानून व्यवस्था परफेक्ट नहीं है, कानून व्यवस्था को परफेक्ट बनाना है और बनाएंगे। आज से पहले ये जितने भी गैंगस्टर्स थे, इनके आका, इनके गॉडफादर, इनको संरक्षण देने वाले, आशीर्वाद देने वाले लोग सरकार में बैठा करते थे। तो गॉडफादर कब पकड़े जाएंगे? आप बिल्कुल नीचे वाले पकड़े तो पकड़ रहे हैं, गॉडफादर इसीलिए मैं नाम आ रहा लीजिए ना यहाँ हूं, मैं आ रहा हूं इसीलिए गैंगस्टरों पे कार्रवाई नहीं होती थी। आज चाहे पटियाला में हुए वायलेंस की बात हो, 24 घंटे के अंदर जिन लोगों ने वो वायलेंस किया था, सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश करी थी, मास्टरमाइंड भी करने वाले भी 24 घंटे के भीतर जेल के अंदर थे। गॉडफादर आज नहीं, कई सारे गॉडफादर हैं, एक एक करके पकड़ेंगे कौन लोग मुख्तार अंसारी को यहाँ राजनीतिक लाते दलों हैं। में है वो गॉडफादर या समाज का हिस्सा है? बिल्कुल राजनीतिक दलों में। ये किसने पैदा करे गैंग? कौन सी पार्टी है? कौन से नेता है? ये गैंग राजनीतिक फायदे के लिए और पैसे कमाने के लिए नेताओं ने पैदा करे हैं, जिसका भुगतान आज पंजाब को करना पड़ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब अगर कोई वारदात होती है शोभना जी, तो कार्रवाई होती है, लोग गिरफ्तार होते हैं। मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने, भगवंत मान साहब की सरकार ने, सरकार बनते ही एक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एजीटीएफ, जिसकी खूब चर्चे हैं पूरे सूबे में, उसका गठन किया, उसको गठित किया, बढ़िया अफसर उसमें लगाए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि अभी तो 4 महीने भी नहीं हुए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को बने, 264 गैंगस्टर्स को इस फोर्स ने गिरफ्तार किया। 264 गैंगस्टर। मुख्तार अंसारी पे आना चाहिए। मैं उस पे आऊंगा 55 से ज्यादा गाड़ियां सीज करी गई, 206 से ज्यादा इलीगल वेपन सीज करे गए, 57 से ज्यादा क्राइम मॉड्यूल्स, गैंग मॉड्यूल्स बस्ट करे गए। हाँ। कहने का मतलब यह है कि अब लॉ एंड ऑर्डर बेहतरी की ओर है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पंजाब सरकार, मान सरकार आने वाले समय में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति पंजाब में बनाएगी कि देश के राज्य सरकारें हमसे सीख लेंगे। मुख्तार अंसारी नहीं, मुख्तार अंसारी पे तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा, यहां पर बैठे लोग जो सरकार में थे, जो गृह मंत्रालय संभालते थे, बड़े बड़े मंत्रालय संभालते थे, उन लोगों ने 60 गांठ के तहत, नहीं नाम मैं नहीं लूंगा, आप आने वाले समय में सरकार की कार्रवाई देखिएगा, मुझे विश्वास है कि मान सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। उन लोगों ने मुख्तार अंसारी जैसे गैंगस्टर्स को संरक्षण देने के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश और अन्य सूबों की जेल से पंजाब की जेल में बुलाकर वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। और आपको पता है पहला काम हमारी सरकार ने क्या किया? हमारे जेल मंत्री ने, नाम लीजिए ना राघव जी, हमारे जेल मंत्री, युवा नेता है, उम्मीद है देश को आपसे कार्रवाई होगी। युवा जो है वो बिंदास होते हैं। नहीं बिंदास, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आदमी डिप्लोमेटिक होता जाता है। नहीं, मैं जिम्मेदार शख्स हूं, मैं कोई हल्की बात नहीं कहना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरे बात के कई मतलब निकाले जाएं, लेकिन कार्रवाई होगी। कार्रवाई आप अपनी आंखों से देखेंगे और कौन वो नेता है उनका चेहरा आप अपने चैनल पे गोल करके दिखाएंगे आने वाले समय। जांच शुरू नहीं हुई है, कुछ कागजों पे देखने को नहीं मिल रहा है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है उन सो कॉल्ड बड़े लोगों के खिलाफ। कैसे मैं आपको विश्वास करूं? जेल मंत्री आएंगे अभी आपके मंच पे, मुझे उम्मीद है आप उनसे पूछेगा कितनी कार्रवाई चल रही है। पर मैं एक चीज बता दूं, क्योंकि जेल्स की बात हो रही है, ठीक है, पंजाब के जेल्स शोभना जी गैंगस्टर्स के लिए और कैदियों के लिए सेफ हेवन माने जाते थे, स्वर्ग माने जाते थे। विधानसभा में आपके मंत्री ने जिक्र किया, बिल्कुल यहाँ पर मुख्तार अंसारी के विषय में बिल्कुल किया। और यहाँ पर अभी तक जांच शुरू नहीं हुई। नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है जांच शुरू नहीं? अच्छा, मतलब अंदर अंदर चल रही है जो हमें नहीं बताई जा रही है। बहुत जल्द आपको पता लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जेलों के अंदर एक ऐसी व्यवस्था पुरानी सरकारों ने बनाई जहां मोबाइल फोन्स, आईपैड्स, इंटरनेट, वीआईपी कमरे, सारी सहूलतें मौजूद। अब आगे बढ़ूंगी, हमने आते ही जेलों का वीआईपी कल्चर खत्म। आगे बढ़ूंगी, सलाहकार समिति पे आना चाहूंगी। दिल्ली में तो जरूरत नहीं पड़ी थी, फिर पंजाब में जरूरत क्यों पड़ गई? और क्या जो आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है सुपर सीएम, क्या दिल्ली से पंजाब की सरकार चलेगी? 92 सीट आई है, इतना बड़ा बहुमत जनता ने दिया है, फिर इस एडवाइजरी कमेटी की जरूरत क्यों पड़ गई आम आदमी पार्टी को? क्या भगवंत मान पे विश्वास नहीं था? पंजाब के लोगों ने 2 लोगों के नाम पर वोट दिया, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान। हमारा पूरा चुनाव कैंपेन अरविंद केजरीवाल की गारंटी, भगवंत मान की गारंटी के कैंपेन के नाम पे लड़ा गया। लोगों ने इन दोनों लोगों पे विश्वास किया।
अगर आज मान सरकार एक नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट करती है, दिल्ली मॉडल जो अरविंद केजरीवाल जी ने आज एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसकी केवल दिल्ली या देश में नहीं दुनिया में चर्चा होती है, जिसकी स्कूल देखने के लिए बराक ओबामा की पत्नी फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आती हैं, बान की मून यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल आते हैं, कई यूरोपीय देशों के प्राइम मिनिस्टर मोहल्ला क्लिनिक देखने आते हैं। अगर आज दूसरे देश केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से सीख सकते हैं शोभना दी, तो क्या पंजाब सरकार हमारी जो 8, 10, 20 बड़े काम किए दिल्ली सरकार ने, उसे सीख नहीं ले सकती? आप ही की पार्टी का हिस्सा थे ना, उनको सिखाने की क्या जरूरत थी? वो तो सीखे सिखाए थे ना। बिल्कुल सीखे सिखाए हैं, लेकिन अगर नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट होते हैं, अगर आदान प्रदान होता है नॉलेज का, तो इसमें बुराई क्या है? अभी आप इसे छोड़िए, मैं एक बस मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। डीएमके के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन अपने सूबे को छोड़कर दिल्ली आते हैं, 2 दिन दिल्ली के स्कूल और अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक अरविंद केजरीवाल जी के साथ घूमते हैं। अगर तमिलनाडु दिल्ली के मॉडल से, केजरीवाल मॉडल से सीख सकता है, तो हमारा सूबा पंजाब क्यों नहीं सीख सकता? ठीक है, जेड सिक्योरिटी बड़ा विवाद है। 2 स्टेट से आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप जेड सिक्योरिटी दे रहे हैं, इसको लेकर विवाद है। दूसरा आरोप ये लग रहा है कि पंजाब यूनिट के कन्वीनर बता के आप उनको जेड सिक्योरिटी दे रहे हैं। आम आदमी कहने वाली पार्टी, आम आदमी का दावा करने वाली पार्टी, चुनाव में जाकर वोट इसी आम आदमी के नाम पर लेने वाली पार्टी को आखिर इतनी असुरक्षा क्यों पैदा हो गई? या फिर अब वो दिखावा नेताओं वाला आम आदमी पार्टी के नेताओं में भी आ गया? मैं बता देता हूं आपको। जिस पर्चे को विपक्ष के नेता लहरा रहे हैं मीडिया के कैमरे के सामने, जिसमें लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के संयोजक बन गए हैं, कन्वीनर बन गए हैं, और उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिल गई है, वो दस्तावेज, वो कागज फर्जी है, फेक है। पंजाब के, मैं मुझे पूरी बात सुनिएगा। पंजाब के, अब आप थोड़ा टेक्निकल सवाल पूछ रही हैं, तो थोड़ा सा टेक्निकल जवाब है, आपके व्यूअर्स भी सुने। इतने दिनों से जो ये पर्चा लहराया जा रहा है, मैं उसके बारे में बता दूं। पंजाब के पूर्व मंत्री ओपी सोनी साहब ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका डाली, एक पिटीशन डाली कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए। उन्हें सिक्योरिटी चाहिए थी। उस सिक्योरिटी की पिटीशन के अंदर उन्होंने कई मनगढ़ंत दस्तावेज लगाए। उसमें उन्होंने अपने मन से ही एक सूची बना दी कि अरविंद केजरीवाल को इतनी सिक्योरिटी, भगवंत मान को इतनी सिक्योरिटी, राघव चड्ढा को इतनी सिक्योरिटी। वो सूची जो उनके घर के कंप्यूटर पे बनाई गई, वो सूची लेकर विपक्ष के नेता घूम रहे हैं और कह रहे हैं सरकारी लिस्ट। जेड सिक्योरिटी नहीं दी है? बिल्कुल नहीं दी। सुन लीजिए, जिस दिन ये सूची जारी हुई, शाम 5 बजे पंजाब पुलिस ने प्रेस रिलीज देकर ये बात साफ रखी कि ये जो लिस्ट है ये फर्जी है, हम इसका खंडन करते हैं। और मेरी आपके माध्यम से तमाम मीडिया से भी अनुरोध है कि इस प्रकार की अनवेरिफाइड और फर्जी लिस्ट को ना, इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप बताएं ना, आप जवाब दीजिए। राघव चड्ढा को भी जेड सिक्योरिटी मिल गई है। गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले घूमने वाले पंजाब के चुनाव में राघव चड्ढा लोगों ने सर आंखों पे बिठाया, आपको भी जेड सिक्योरिटी। अब किस चीज का खतरा राघव चड्ढा को हो गया पंजाब के गांव में? कह तो रहा हूं, ये सब बकवास है, ये सब झूठ है। मैं कितना झूठ का जवाब भी इतनी बार हम दे चुके हैं कि हमें भी लगने लग जाता है यार, क्या विपक्ष सही कह रहा है? क्या इतना झूठ फैलाया जा रहा है? इसीलिए तो हम पंजाब आए ना कि हम सच जाने, आपका भी और विपक्ष जो दावे कर रहे हैं। सुन लीजिए, आज भी मैं आया हूं, मेरे पास जब मैं पंजाब का चुनाव प्रभारी था, जब पंजाब का को इंचार्ज बनकर पार्टी की कमान मैंने यहां संभाली थी, चुनाव पार्टी के आदेश अनुसार लड़वाया था, जितनी सिक्योरिटी मेरे पास पहले थी सरकार बनने से पहले, आज भी मेरे पास वही सिक्योरिटी है। जो लोग पहले सिक्योरिटी में थे आज भी वही है। लेकिन फर्क यह होता है कि जब आप सरकार में आ जाते हैं तो विपक्ष को मौका चाहिए आपको घेरने का। अब आप मेरी बात सुनिए। मतलब आप भी तो वही मौका ढूंढते हैं? नहीं, सुन लीजिए, मैं बता देता हूं ना। अब जो हो सकता है, सुन लीजिए आप हमारी बात। आज क्या ये लोग हमारी गवर्नेंस को लेकर विपक्ष हमसे सवाल कर सकता है? पंजाब सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, नहीं कर सकता। मैं इसी गवर्नेंस पे आ रही हूँ। क्या पंजाबियों का हक मारा जा रहा है? 10 सेकंड, ये आरोप आप पे लग रहा है कि पंजाबियों का हक मारा जा रहा है। मैं आ रहा हूं उसमें, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। आज विपक्ष ये नहीं कह सकता कि भगवंत मान की सरकार भ्रष्ट सरकार है, क्योंकि ये तो ईमानदार सरकार। वो ये भी नहीं कह सकता कि भगवंत मान की सरकार गैंगस्टर चलाते हैं, क्योंकि वो भी नहीं है। ये भी नहीं कह सकता कि सरकार निकम्मी है, काम नहीं हो रहे, क्योंकि जमीन पे काम होते नजर आ रहे हैं। तो विपक्ष बेचारे के पास एजेंडा क्या बचा? वो कोई एक फर्जी लिस्ट लेके घूमते रहते हैं और दिखाते रहते हैं, ओ जी देखो फलाने को सिक्योरिटी मिल गई। अपने ही घर के कंप्यूटर में लिस्ट बनाते हैं,
सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पर लिस्टें खुद दिखाते हैं। विपक्ष के जो मंत्री हैं प्रगट सिंह, वो कह रहे हैं कि आपने अपने ही पीए को पंजाब डिजिटल मीडिया में मैनेजर बना दिया, पंजाबियों का हक मारा जा रहा है। आम आदमी पार्टी जब से आ गई है, पंजाबियों को उनके मतलब वो नहीं मिल पा रहा है जो वो डिजर्व करते हैं। हक कांग्रेस पार्टी का, शिरोमणि अकाली दल का और प्रगट सिंह साहब जैसे नेताओं का मारा जा रहा है, इसीलिए उनके पेट में दर्द होती है। क्या भविष्य में पंजाब की पॉलिटिक्स में हम और एक्टिव रूप में राघव चड्ढा को देखेंगे? पंजाबी तो आप हैं ही हैं, पंजाबियत भरी हुई है आपके अंदर, दिल्ली से ज्यादा आप पंजाब में समय बिताते हैं। नहीं देखिए, मुझे पंजाब के लोगों ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। हाँ। मेरे मुख्यमंत्री मान साहब ने, मेरे नेता केजरीवाल साहब ने एक राज्यसभा सांसद के तौर पे मुझे जिम्मेदारी दी है। मेरी सारी एनर्जी, मेरा सारा एफर्ट अपनी उस जिम्मेदारी को निभाने में जाएगा। मुझे जो जिम्मेदारी मेरी पार्टी देती है मैं निभाने की कोशिश करता हूं। मुझे विधायक का चुनाव लड़ाया, मैंने लड़ा। मुझे पंजाब का को इंचार्ज बनाया, सह प्रभारी बनाया, मैंने वो जिम्मेदारी निभाई। मेरे को जो जिम्मेदारी देंगे मैं निभाऊंगा, लेकिन मेरा मकसद, हम लोग अपना करियर बनाने नहीं आए शोभना जी, हम लोग अपना करियर छोड़ के राजनीति में आए हैं। ठीक है, मैं इस पर पेशे भी से बात चार्टेड होगी। अकाउंटेंट हूं, करोड़ों रुपए की नौकरी करता था, अच्छी खासी मेरी लंदन में प्रैक्टिस थी, उसे लात मार के हम लोग राजनीति में आए, सियासत में आए। करियर बनाने नहीं आए हैं, करियर छोड़ कर आए हैं, लोगों की सेवा करेंगे। अब दिल्ली की बात भी होना बेहद जरूरी है। आप सांसद हैं, पंजाब के ऊपर मैंने आपसे सवाल पूछे। क्या वजह है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, खासतौर पर एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री, बात बात पे टकराव, बात बात पर विवाद, क्या वजह राघव चड्ढा देखते हैं इसके पीछे? वजह बड़ी साफ है और मुझे लगता है हर पॉलिटिकल एनालिस्ट या जो राजनीति का विद्यार्थी है वो समझता है कि आम आदमी पार्टी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, आजाद भारत के इतिहास में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ी। आम आदमी पार्टी को शोभना जी बने अभी 10 साल भी नहीं हुए, हमें अभी बने हुए 10 साल भी नहीं हुए, और हमारी सरकारें 2 सूबों में हैं। 10 सांसद हमारे भारत के संसद भवन में बैठते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपना पहला राज्य जीतने में 10 साल लगे थे। क्या सिर्फ एक और यही जब वजह है? जनसंघ की बड़ी मशीनरी उनके पीछे पॉलिसी, थी। सिंगापुर दौरा, क्या एक्साइज पॉलिसी पे आपसे गलती नहीं हुई है? क्या आप गलत बैकफुट पर नहीं है? क्या ये सिर्फ केंद्र सरकार और एलजी की साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? देखिए क्या है कि जब रात को भारतीय जनता पार्टी के नेता सोते हैं ना, तो अरविंद केजरीवाल जी उनकी नींद में, उनके सपनों में भूत बनकर आते हैं और वो डर जाते हैं। लोग, इनको इतना डर लगता है। अब आप मुझे बताइए, पिछले कुछ हफ्तों से आप देखें, केंद्र सरकार मंडे को एक्साइज पॉलिसी की जांच शुरू कर देती है, मंगलवार को स्कूल जो बनाए गए उसकी जांच शुरू कर देती है, बुधवार को मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए उसकी जांच शुरू कर देती है। मैं रुकूंगी इस एक्साइज पॉलिसी पे, इसलिए रुकूंगी क्योंकि काफी हंगामा इस पर चल रहा है। एक्साइज पॉलिसी, आपके खुद का चीफ सेक्रेटरी जो आपके मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है, वो एक रिपोर्ट तैयार करता है और वो कहता है कि गलती है, गलत है, इसमें करप्शन है। इसको मैं कैसे समझूं? आपका खुद का चीफ सेक्रेटरी है वो। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए जवाब देने मैंने का। दिया आपको हाँ, समय। पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। ये रोज एक नए मुद्दे पे हमारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कंप्लेंट दर्ज कराते हैं और अगले ही दिन हमारे खिलाफ इंक्वायरियां खोल देते हैं। भाजपा को ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल डर जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम आम आदमी पार्टी के लोग उस मिट्टी के नहीं बने जिस मिट्टी के, सुन लीजिए मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मैं आपका जवाब दूंगा। कैबिनेट कोई प्रस्ताव पास करता है, कोई नीति बनाता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स चेंज कर लेते हैं। नहीं, मैं प्रिसाइज मैं आंसर आऊंगा, मैं चाहती प्रिसाइज हूं। पहले मुझे समय भी तो मेरे पास नहीं, लिमिटेड। बहुत लंबा समय है, मैं पूरा दिन बैठा हूं आपके पास। आज इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं बचा है और मैं इनको कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के लोग उस मिट्टी के नहीं बने जिस मिट्टी के कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या शिवसेना वाले बने होंगे। हम लोग आपकी गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं है, हम घबराने वाले लोग नहीं। जितनी मर्जी इंक्वायरियां खोलो। आज से पहले पर आज के अखबार में खबर छपी है कि एक्साइज पॉलिसी अब पुरानी वाली ही आगे मैं उस पर भी जवाब दूंगा। आम आदमी पार्टी 2015 में हमारी सरकार बनी, बहुमत की सरकार। 7 सालों में 150 से ज्यादा मुकदमे हम सब पर करे गए, मुझ पे भी करे गए, एमएलए पे करे गए, मंत्रियों पे करे गए। सारे मुकदमों में हम लोग कोर्ट से बरी हुए। दिल्ली पुलिस को, इनकम टैक्स को, ईडी को, सीबीआई को फटकार पड़ी। कल भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को
निचली अदालत में सत्येंद्र जैन के मामले में फटकार मिली कि आप क्या ये फोटोकॉपी और दस्तावेज लेकर घूम रहे हो और आपने एक मंत्री को बंद करा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल जी उस आंधी का नाम है, आम आदमी पार्टी उस आंधी का नाम है पुरानी जिसने एक्साइज भाजपा पॉलिसी की नींद उड़ा रखी है। पुरानी एक्साइज पॉलिसी पे क्यों वापस आ गए? देखिए, आज आपने चीफ सेक्रेटरी के बारे में सवाल पूछा और एक्साइज पॉलिसी के बारे में पूछा, मैं दोनों का जवाब देता हूं। चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के आम आदमी पार्टी की सरकार या मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं करते हैं, उपराज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्रालय नियुक्त करता है। ये हम जानते हैं। ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग का जो विभाग है वो बीजेपी चलाती है, केंद्र सरकार चलाती है, हम नहीं चलाते। तो जो भी अफसर वहां बिठाए जाते हैं वो कोई हमारे अफसर या निष्पक्ष अफसर नहीं होते हैं, वो तो भाजपा के अफसर होते हैं। तो भाजपा कार्यालय में जो रिपोर्ट बनती है मैं उस रिपोर्ट पे साइन हो जाता है। नहीं, अब अधिकारी किसी राजनीतिक दल के नहीं होते हैं राघव जी। अधिकारी राजनेता के कहने पे तो मंच काम पर करते हैं। बैठकर, लेकिन मैं इसमें आपके साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। आपके हिसाब से राजनेता किसके कहने पे काम करते हैं? अधिकारी किसके कहने पे काम करते हैं? अधिकारी नियमों पे चलते हैं। अधिकारी अपनी कलम, अच्छा, अपने कोई नियम, अपने कायदे कानून उसी पे चलेगा जो संविधान उसको कहता है या जो कानून कहता है वो। अधिकारी नेताओं के कहने पे नहीं चलते हैं। अब ये आप कह आप सकते बताएं हैं, मुझे, मैं इससे सहमत अधिकारी तो नहीं हूं। नेताओं के कहने पे चलते हैं। मैं- जो ट्रांसफर पोस्टिंग करता है, जो उस अधिकारी के आप ऊपर generalize नियंत्रण नहीं कर रखता सकते है, हैं। पर अब मैं आगे maximum बढ़ूंगी, आगे cases में बढ़ूंगी। होता है। देखिए, और समय बड़ी तेजी उसी से की भाग रहा वजह है। से इस प्रकार की फर्जी रिपोर्ट बनाकर हम पे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब एक्साइज पॉलिसी की आपने बात करी, आपने उस नोट की बात करी, मैं बिंदुवार तरीके से जवाब देता हूं, अब रोकिएगा नहीं। उसके अंदर छोटा जवाब दूंगा, उदाहरण दे देता हूं दो। उसमें पहला आरोप यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने शराब के ठेके बांटने के लिए एक ऑक्शन किया। ऑक्शन के अंदर 20 लोगों ने अप्लाई किया, एक को वो ठेका मिला और बाकियों की सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है, जब आप अपना आवेदन देते हैं उसके साथ जमा किया जाता है, उसे रिफंड कर दिया। अब कौन सी सरकार है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड नहीं करती? ये कहते हैं करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया क्योंकि आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर दिया। दूसरा कहते हैं कि हमने ड्रिंकिंग एज को 25 से घटाकर 21 साल कर दिया, घोटाला हो गया। गोवा में 18 है, हरियाणा में 21 है, कर्नाटक में 18 है, हिमाचल में 18 साल है। तो इन क्या सारे सरकारों में, जहां भाजपा की सरकारें हैं, इन सारे सूबों में कोई शराब का माफिया घोटाला चल रहा है? गुजरात में नकली शराब पीने की वजह से 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहां तो शराब बंदी है, वहां की लिकर पॉलिसी के बारे में कोई बात नहीं करता, वहां की शराबबंदी के बारे में कोई बात नहीं करता। ये दिल्ली को भी क्या गुजरात बनाना चाहते हैं जहां नकली शराब बिके, जहां स्पूरियस लिकर गुजरात बिके? का जिक्र आ गया तो प्रधानमंत्री का जिक्र कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को आगाह किया है कि भाई रेवड़ी बांटने वालों से सावधान रहें। अब देखिए, मैं उन्होंने तो नाम भी नहीं लिया। क्यों आप लोग सबसे पहले कूद कर आए? रेवड़ियां बांट रहे हैं क्या? देखिए, आज इस देश के अंदर एक मॉडल जो अरविंद केजरीवाल जी का है, उसमें हम गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए एक सोशल सिक्योरिटी नेट बनाना चाहते हैं। 300 यूनिट बिजली जो एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए चाहिए होती है, उतनी ही आपको मिलती है। 20,000 लीटर जो एक साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेटेड फिगर है, एक परिवार को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए 20,000 लीटर पानी चाहिए, उतनी ही पानी दी जाता है। एक सोशल नेट बनाया। अब आप मुझे बताएं, पंजाब के हों, दिल्ली के हों या केंद्र सरकार के हों, किसी सरकार के मंत्री हों, विधायक हों, 5,000 यूनिट प्रति महीना मंत्रियों को, सांसदों को मुफ्त लेकिन बिजली सुप्रीम मिलती कोर्ट है। का रुख इस पर कुछ अलग है, आपको सुप्रीम पता कोर्ट होगा। तो जजमेंट जब आएगा तब आएगा, अभी वो तो नहीं आएगा, आया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको वोटर के लिए रिश्वत मानता है, चाहे वो आप दे, चाहे बीजेपी दे और चाहे मैं कांग्रेस आपके दे। माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आवेदन रखता हूं कि एक तरफ सरकारें सांसदों को, नेताओं को, मंत्रियों को 5-5 हजार यूनिट प्रति महीना मुफ्त बिजली देते हैं, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी अपने सूबे की, अपने सरकार की माध्यम से लोगों को 300 यूनिट गरीब आदमी को बिजली दे दें, तो ये विपक्ष के पेट में दर्द होता है। मैं पूछना चाहता हूं आज विपक्ष से कि अगर चलिए, दिल्ली में आपकी सरकार जो है वो प्रॉफिट मेकिंग सरकार है, ऐसा आप दावा करते हैं बजट में, लेकिन पंजाब में तो नहीं है। तो आप जब ये फ्री बिजली का मॉडल ला रहे हैं तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? जवाब तो देने दीजिए ना शोभना जी, आप तो बिल्कुल ही आज हमें बोलने नहीं दे रही। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर हमारी रेवड़ियों से प्रधानमंत्री जी और भाजपा को इतना बुरा लगता है, तो फ्री बिजली देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने गोवा के चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में क्यों डाला? अगर हम रेवड़ियां बांट रहे हैं तो तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, अन्य जगह, और खास करके दक्षिण भारत में जब भाजपा चुनाव लड़ती है, अपने सारे, बंगाल के चुनाव में भी बल्कि अपने सारे मैनिफेस्टो में लिखती है कि हम मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे। अगर ये रेवड़ियां हैं तो मत बांटो ना, हमें बांटने दो, तुम क्यों बांटते हो? और मैं आपको ये बता दूं, ये रेवड़ियां नहीं है,
ये एक मजबूत देश की नींव रखने के लिए एक एक ईंट है जो अरविंद केजरीवाल एक एक ईंट अपने हाथ से इस देश की मजबूत नींव बनाने में लगा रहे हैं। इसे रेवड़ी ना समझिए। अगर आम आदमी को 300 यूनिट बिजली मिल रही है तो अगर भाजपा को इससे पेट में दर्द होता है तो मैं भाजपा से अनुरोध करूंगा, भाजपा के सारे सांसद और अच्छा, सारे जल्दी मंत्री से अपनी अगले, मुफ्त बस बिजली अब गिव अप कर दें। मुझे अब कमांड आ गया कि बस 2 से 3 मिनट बचे हुए हैं, तो मैं अगले सवाल पे जल्दी से आना चाहूंगी। गुजरात हिमाचल की मैं बात नहीं कर पाई, लेकिन आप कहते हैं कि राष्ट्रीय पटल पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प है। इसे मैं आत्मविश्वास मानूं, अति आत्मविश्वास। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं कि आपका एक सांसद, उनके 50 से ज्यादा सांसद, अगर टोटल में उनके विधायक भी जोड़ूं तो उनके 692 के करीब हैं, आपके कुल 152 है 3 स्टेट से आके। तो आप इतना बड़ा जो दावा कर रहे हैं और जहां भी आप जीत रहे हैं आप कांग्रेस से तो जीत रहे हैं, लेकिन बीजेपी को आप नहीं हरा पा रहे हैं। किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन होती है ना, मैं तो पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हूं, उसका ग्रोथ रेट देखा जाता है कि किस रेट पर वो किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस जहां खड़ी थी ऐसे 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 नीचे आ गई, आम आदमी पार्टी यहां थी, हम इस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। रफ्तार के आधार पे इसको प्रिडिक्ट किया जाता है कि आम आदमी पार्टी कहां खड़ी होगी। और मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी का नेशनल और नेचुरल रिप्लेसमेंट बनेगी, राष्ट्रीय और स्वाभाविक विकल्प बनेगी। ये आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास नहीं कहेंगे आप? और एक और बात, कांग्रेस तो खुद ही सिमट गई है 15 से ज्यादा में, भले ही वो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में बैठी हुई है 15 राज्यों से ज्यादा में, लेकिन अगर देखा जाए तो मुकाबला इस समय कांग्रेस से नहीं है, मुकाबला बीजेपी से। और ये जो केजरीवाल मॉडल है, ये कांग्रेस शासित राज्यों में जरूर सफल हुए हैं आप इसमें, लेकिन जब जब आपने बीजेपी शासित राज्यों में इस मॉडल को लेके पहुंचे तो आप मुंह के बल गिरे। ये गलत है। दिल्ली में हमारी लड़ाई कौन सी पार्टी से होती है? दिल्ली में 2015 का चुनाव हो, 2020 का चुनाव हो, भाजपा से होती है। कांग्रेस तो है ही नहीं दिल्ली में, और भाजपा ही मुख्य विपक्ष बनती है दिल्ली विधानसभा के चुनाव में। मैं आपको ये बात बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी के पेट में आग नहीं है, भूख नहीं है, वो लड़ नहीं पाते बीजेपी से, अपने घुटने टेक देते हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इकलौते ऐसे हैं जो भाजपा से लड़ते भी हैं, जीतते भी हैं, टक्कर भी देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी राघव चड्ढा जी को। तो राघव चड्ढा जी ने बड़ी बेबाकी के साथ मुझे लगता है कि सभी सवालों का जवाब दिया है। हमारी शुभकामनाएं, और पंजाब में हम आपको और एक्टिव रोल में देखना चाहते हैं, देश की नेशनल पॉलिटिक्स में भी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।